चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के दौरान अगर आप आदादो शुमार को देखें तो केसेस अलॉट किए जाने का सिलसिला, बेंचेस की तश्कील का सिलसिला, पूरी दुनिया में इसके असूल वज़ा किए गए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जजेस मिल के बैठ के फैसला करते हैं केसेस की अलॉटमेंट का, बेंचेस की तश्कील का। ब्राजील, नेपाल, फिलिपाइन को आप देख लें, वहां भी बारी बारी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि बेंचेस की तश्कील कौन से जज साहब देंगे। पिछले 5 वर्षों में अगर आप हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो सियासी नौयत के केस हों या गैर सियासी नौयत के केस, आपको हैरानगी होगी कि जब स्कोर कार्ड देखा जाता है तो जस्टिस एजाजुल एहसन नंबर 1 पे आते हैं कि सबसे ज्यादा बेंचेस में इनकी शमूलियत रही है। अब ये किस असूल के तहत है, ये किस रूल के तहत है, ये किस प्रिंसिपल के तहत है कि कुछ जज साहिबान नजरअंदाज किए जाएं और कुछ जज साहिबान को अहम नौयत के केसेस में बेंच में ज्यादा शामिल किया जाए। तो क्या इसके होते हुए रूल ऑफ लॉ हो सकता है? क्या इसके होते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो सकती है? आप आगे चलें, अगर आप आगे चलें तो आपको यह पता लगेगा कि सियासी और गैर सियासी दोनों नौयत के केसेस में नंबर 2 स्कोर कार्ड पे उमर अता बंदयाल साहब का है, एजाजुल एहसन साहब नंबर 1 है, नंबर 2 उमर अता बंदयाल साहब है। फिर आप तीसरे नंबर पे आए, सियासी अहमियत वाले केसेस में नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आते हैं। सबसे ज्यादा जिनको नजरअंदाज किया गया वो सीनियर प्यूनी जज हैं जिनका नाम काजी फजीसा साहब है। और मैं क्योंकि इनकमिंग चीफ जस्टिस है, मैं ज्यादा बात नहीं करना, कोई सियासी बात करना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सियासी अहमियत के केसेस हों या रूटीन के केसेस हों, इस बेंच की फॉर्मेशन की इख्तियार को और केसेस के अलॉटमेंट के इख्तियार को गैर मुनसिफाना तरीके से किया गया है और इसलिए चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहां पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। और मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमने भी ये मुतालबा किया और तमाम बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाएं। आपको किसने रोका है कि जो कोर्ट के मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? और ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बात पर बहस हो रही है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक रिवायत है, ये जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं। मेरी फैमिली का ताल्लुक जुडिशरी से रहा है और मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस दानिस्ता तौर पे नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेना नहीं चाहता क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है और 4 जजेस को बाईपास करके सजाद अली शाह साहब को उस वक्त चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल बहाल हो जाएगा मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेने वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया से चले गए मगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी पामाल हो रहा है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी इग्नोर हो रहा है कि ना सिर्फ बेंच फिक्सिंग की जाती है, एलिवेशन जो है आउट ऑफ टर्न की जाती है। सीनियर तरीन 3-4 जजेस जो हाई कोर्ट से जो है ना इस बात के कि उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं किया जाता। लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी जाती है कि कौन हमारे धड़े का हिस्सा बनेगा सुप्रीम कोर्ट में आके। अफसोस की बात है कि यह डिबेट होती रही कि 6 एक तरफ है और 7 एक तरफ है। क्या ये किसी मुल्क को जेब देता है? क्या ये किसी मुल्क का सिस्टम चल सकता है इस बुनियाद पे कि जहां पे मुल्क की आला तरीन अदालत इतनी बुरी तरह तकसीम हो कि उंगलियों पे गिनती की जा रही हो और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से आपका हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस वो गुरेजा हो? इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह आइन की तकरीम की जाती है, इस तरह रूल ऑफ लॉ होता है
कि चंद जजेस को हर बेंच में बिठाएं और चंद जजेस को नजरअंदाज कर दें, इस डर से कि कोई फैसला ना आ जाए। हम सियासी लोग हैं, हमने सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, हमने नाइंसाफी भी बर्दाश्त की है, कभी हद अदब से आगे नहीं गए। कोर्ट आप सारे लॉयर्स बैठे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर एक अनविड्रॉन रिसीवेबल को एसेट डिक्लेयर कर देना, पूरी दुनिया में मुझे डेफिनेशन ला के दे दें। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी का मामला नहीं था, ये ब्लैक शीप का मामला था। ये ब्लैक शीप का मामला था जिन्होंने सांसबाज की और ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लिया और कहा कि ये बेटे से जो तनख्वाह आनी थी वो नहीं ली, इसलिए हम एक वजीर आजम को घर भेजते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए, कोई सेशन जज ऑनरेबल इतनी पसली रखता हो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुपरवाइजरी पैनल हो और वो ट्रायल के एक एक दिन को मॉनिटर करता हो, क्या वो मुलजिम के कभी हक में फैसला देगा? आपने पहले नाअहल किया, फिर आपने 3 जजेस की सुपरवाइजरी कमेटी बिठा दी, तो फैसला तो वही आना था जो आया। और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल हुआ, डे टू डे ट्रायल। नैब का नैब ऑर्डिनेंस आया 1999 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। मुझे कोई ट्रायल दिखा दे जिसमें किसी मुलजिम का डे टू डे ट्रायल हुआ। आपको कोई मुलजिम नहीं मिलेगा जिसका डे टू डे ट्रायल हुआ। आज उन्हीं केसेस का तिया पांचा हो रहा है जो उजरत में बनाए गए थे, जो नाइंसाफी पर मबनी बनाए गए थे। कोई चीज नहीं मिली तो पनामा बना दिया। तो ये वही बेंच फिक्सिंग है। और मैंने परसों कहा कि साकिब निसार साहब थे, वो जो करते थे खुल के करते थे, इस तरह छुप छुप के वार नहीं करते थे। और मैं अगर ये कहूं कि आप क्या रिवायात छोड़ के जा रहे हैं, और वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है वुल्फ इन शीप स्किन, वो किस पे लागू होता है आप बेहतर जज इस चीज के। मगर जब हुकूमत वक्त ने एक कमीशन बनाया और कहा कि सीनियर प्यूनी जज इसको हेड करेंगे और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इसके मेंबर होंगे, क्या बुरा था कि आप कहते कि ये कमीशन बनने दिया जाए। मैं पहचानता हूं ये मेरी खुशदामन की आवाज है और मैं इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहता हूं कि वो क्या वाकई किसी सियासी पार्टी के जलसे में जाती हैं, जजेस से राब्ते करती हैं, और क्या वो कोर्ट पर असरअंदाज होती है। मैं इसका फैसला करवाना चाहता हूं। आप फोरेंसिक करवाते, आपने अपनी ही खुशदामन के केस में कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर करके उसके बाद खुद ही उस पर फैसला जारी कर दिया। और ये आपने कैसे कर दिया? आप खुद ही उस बेंच को हेड करते हैं और खुद ही फैसला फरमाते हैं। यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, जजेस की ब्लॉक लिस्ट होती है, वकला बता देते हैं। मैं अक्सर कई जज साहबान आजम साहब नहीं पेश होते उनके पास, क्योंकि वो ब्लॉक लिस्ट में एक ताल्लुक रहा है माजी में, पता है कि फलां वकील साहब ने फलां जज साहब के पास पेश नहीं होना। और यहां पे रूल ऑफ लॉ को इतना मुकद्दम रखा गया है कि अपनी मदर इन लॉ का केस खुद डिसाइड होता है और खुद उसका ऑर्डर जारी करते हैं और फिर ऑर्डर में कहते हैं कि इसकी तहकीकात नहीं, ये मुबैना ऑडियो है। यानी आप देखें तो सही कि आप कर क्या रहे हैं और आइन और कानून की क्या मंशा है। हमारे से गलती हुई जब 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई थी, हमने तब मूवमेंट नहीं चलाई। यानी और ये ऑडियो वाले मामले पे मैं एक और बात आपको वाजे कर दूं, काजी फायदीसा साहब अदालत में खड़े हुए, कहा कि ऑनरेबल बंदियाल साहब ये ऑडियोज का सिलसिला रुकना चाहिए। आप देखें कि ऑडियोज कौन लीक करता है, इसकी तहकीकात करें, ये कहां से आती हैं, ये क्यों लीक की जाती हैं। तो कहा गया आगे चले, छोड़े इन बातों को काजी साहब। अब जब अपनी बारी आई तो कमीशन भी रोका, खुद बेंच में बैठे और घर ही का फैसला घर ही में कर दिया। सियासी लोगों से भी गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से अपने आप को मुबर्रा नहीं कहता, बहुत गलतियां हुई हैं। मगर इंसाफ देने वाले इदारे में बैठ के
इंसाफ की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं और जाती पसंद नापसंद पे जो फैसले किए जाते हैं, आप चाहते तो आप रूल ऑफ लॉ के लिए एक काम कर जाते, केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते। एक आम पिटिशनर जो बेचारा पिटिशन लेके जाता है, जिसको नंबर ही लॉट नहीं होता कई कई हफ्ते, ट्रायल कोर्ट में एक शख्स खड़ा होता है, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में सफेद दाढ़ी के साथ जाता है और कहता है कि जी मेरे दादा ने इनके हक में हो, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। किसी बूटे और मौला बख्श का केस नहीं लगता। आप सिर्फ जो हजारों केस पेंडिंग है, आपके टेन्योर में पेंडेंसी बड़ी है, कोई अच्छी लेगेसी नहीं लेके जा रहे, लेगेसी है ही नहीं है। कम से कम आप केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जब अपनी पिटिशन लेके जाता, उसको इज्जत तकरीम से उसी बेंच पे बिठाया जाता जिस बेंच पे मुझे बिठाया जाता है, और उसका केस भी उसी स्पीड से लगता जिस तरह इस मुल्क की सियासी अशराफिया के केसेस लगते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस ब्लेम गेम में, इस आपस की लड़ाई में, इदारे की तकसीम में आप केस मैनेजमेंट सिस्टम भी ठीक नहीं कर सके, आप पेंडेंसी क्लियर नहीं कर सके, लोगों की अपीलें 3-3 साल ना लगे, और इधर जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में एक मुलजिम को बुला के रिहा कर दिया जाए। इसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी आप। एक मुलजिम को जो जिस्मानी रिमांड पर है, तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिससे तफ्तीश जारी है, उसको बुला के अपने सामने खड़ा होकर कहा जाए गुड टू सी यू। आपने सफाई दी, आप कहते होंगे और लोगों को भी, मगर आप ये तो बता दीजिए कि जिस्मानी रिमांड पे कितने मुलजिमान को आज तक गुड टू सी यू कहा है। मयार जांचने का यह है, हमें 3-3 साल, आहत चीमा किसी सियासी जमात में नहीं है, 3 साल कैद में पड़ा रहा। शेख अजमत सईद साहब ने 3 साल उसकी बेल फिक्स नहीं की है। 3-3 साल की तो लोगों की सजाएं होती हैं, वो जुडिशियल रिमांड पे है। जिस्मानी रिमांड 90 दिन का, यहां हमारे मुल्जिमान पेश होते थे 88 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश हो रहे। जज साहब से पूछते थे जी क्या मंशा है, कहते 2 दिन का और रिमांड देता हूं। 90 दिन का रिमांड है, उसके बाद जेलें हैं और बेल सुनने को कोई तैयार नहीं। हमने वो दौर देखा है, वो दौर भुगता है, पूरी क़यादत जेलों में है, और इधर एक मुल्जिम को बुला के सामने खड़ा होकर कहा जाता है गुड टू सी यू। और अभी कानून के मुताबिक एक मुल्जिम की सजा मुअत्तली होती है, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस है, वो किसी ना किसी दिन होनी थी, ये बिल्कुल एक कानून का प्रिंसिपल है। आप क्या करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी पेंडिंग है, सजा मुअत्तली की दरखास्त भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट केस अपने पास लगा लेता है और उस केस के मेरिट्स की धज्जियां उड़ा देता है ताकि लोअर कोर्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। इसकी नौबत क्यों पेश आई जब हाई कोर्ट में भी शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वो केस सुना जा रहा है, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पूरे केस का तिया पांचा कर दिया। वकील सफाई को पेज नहीं मिल रहे, वो कह रहे सफा नंबर 32 खोले, उस पे लिखा है जो आप ढूंढ रहे हैं, और आर्टिकल 209 आइन का उसको गैर फाल क्यों किया गया। इधर अगर एफबीआर में हम सारे रिटर्न जमा कराते हैं, हम जवाबदेह हैं, वकला जवाबदेह हैं, सियासतदान जवाबदेह हैं, तो एक शख्स जिसने 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में लिया, क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है। जिसके बच्चे लॉ कॉलेज से निकले और पहले दिन उनको 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप्स ने, जो वकला का हक है, जो एक मेरिट पे आए वकील का हक है, वो भी हक मारा जाता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपने सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को दी क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके धड़े में शामिल हो और आपकी सपोर्ट करें। कोर्ट की तकसीम को एक्सप्लॉइट किया गया। आपके होते हुए अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह मामला चला जाता और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका कोई ना कोई फैसला कर देती, आपने ही हेड करना था, तो क्या आपकी नेकनामी में इजाफा ना होता, या इस बात से नेकनामी में इजाफा हुआ है कि उस रेफरेंस को पेंडिंग रखा गया है। आमदन से ज्यादा असासे हैं, अनडिक्लेयर्ड इनकम है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, उसकी कोई तहकीकात करने वाला नहीं है। सूली पे हमेशा सियासतदान को लटका देते। तो रूल ऑफ लॉ किस तरह आएगा
اگر کوٹ تقسیم ہوگی اور کوٹ اتنی بری طرح تقسیم ہوگی کہ ان کی تقسیم فیصلوں میں نظر آئے گی, بینچز کی تشکیل میں نظر آئے گی, کیسز کی الاٹمنٹ میں نظر آئے گی, اور سینیورٹی کے اور رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جتنی جنگ ہم نے کی ہے, اپنے برادری کے ساتھ کھڑے ہو کے, ڈٹ کے, مقابلہ کر کے, سختیاں برداشت کر کے کمی ہوئی ہے. اور جس دن لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا میاں نواز شریف ہی نکلے تھے, اور اسی دن عدلیہ بحال ہوئی تھی. وہ اس لیے ہوئی تھی کہ آج یہ دن دیکھنے پڑے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی بھی پارلیمان کا اختیار ہے. آپ نے ایک ایسا قانون, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ, جو مارز وجود میں نہیں آیا, اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا, اس کو ٹائم سے پہلے ہی اس کو روک دیا. کیا کوئی قانون ابھی قانون کی شکل اختیار نہ کرے؟ کیا کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ختم کر دے, کوئی عدم قرار دے دے, اسٹے آرڈر دے دے اس پہ؟ افسوسناک ہے. یعنی آپ نے ایگزیکٹو کا کام بھی خود کرنا ہے, لیجسلیچر کا کام بھی خود کرنا ہے, تو پھر سیپریشن آف پاورز کہاں پہ گئی؟ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اچھی چیز ہے, مگر جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو جائے, جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے رول آف لا ختم ہو جائے, تو پھر ایسے جوڈیشل ایکٹیویزم کو جوڈیشل انٹرفیئرنس کا نام دیا جائے گا, جوڈیشل کو کا نام دیا جائے گا. اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں, اس کو ایکٹیویزم رہنے دیں, اس کو انٹرفیئرنس اور انٹرونشن کا نام مت دیں. تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی, آج ہم آپ کو ہار پہنا رہے ہوتے, آج ہم آپ کو فیئر ویل کہہ رہے ہوتے, ہم آج دکھی ہوتے کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. مگر آپ نے ایک آلریڈی تقسیم شدہ معاشرہ ہے, پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے, آپ نے اس کو مزید تقسیم کا شکار کیا. آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ پوری کوٹ بھی تقسیم شدہ ہے. آپ بڑے تھے, آپ کے پاس عہدہ بڑا تھا, آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ قوم کو یونائٹ کرتے, آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ معاشرے کو یونائٹ کرتے. آپ ایک سوا موٹو لیتے کسی غریب آدمی کا, کسی بچی کا جس کا ریپ ہوا ہے, کسی چھوٹے بچے کا جو ٹارچر کے بعد مار دیا گیا ہے, آپ ایگزامپل سیٹ کرتے. آپ کہتے کہ میں نے اس کیس میں 25 دن کے اندر فیصلہ کیا, مگر نہیں, آپ کو گڈ ٹو سی یو نظر آیا, آپ کو وہ بچی دھاڑے مارتی ہوئی, چیخیں مارتی نظر نہیں آئی جس کی عزت تار تار کر دی گئی ہو. کئی واقعات ہیں جن پہ آپ بجلی کے بل پہ سو موٹو نوٹس لیتے. آپ 184(3) پہ چند لوئر جاتے ہیں مخالف دھڑے کے, وہ شام کو جاتے, صبح ان کا کیس لگ جاتا ہے. تو یہ اچھی روایات نہیں چھوڑی آپ نے. رول آف لا کے لیے ہم کام کرنے کو تیار ہیں. شہباز شریف صاحب پنجاب میں جب پہلی حکومت میں ملی 2008 میں استعفیٰ, سب سے پہلے لوور جوڈیشری کی تنخواہیں ان کی مراد میں اضافہ کیا گیا, انپریسیڈنٹڈ. کس لیے تھا؟ کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو, ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہم نے اپنے خرچے کیسے چلانے ہیں. ادھر آپ کے سامنے ہے کہ بلا سود قرضے دے دیے گئے, 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے, مراد ہے, اس کے باوجود بلا سود قرضوں کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ تو یہ دھونس دھاندلی, منمانی, لائکنگ ڈس لائکنگ, پارشیالٹی, یہ انجسٹس کو بریڈ کرتی ہے. اور جب تک ہم اس کے لیے تیار ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کیوں آیا تھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز یہ فیصلہ کیا کریں کہ بینچ کیا بننا ہے, کون سا کیس کہاں الاٹ ہونا ہے. شفافیت آتی اس چیز سے. رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جب فائنل ڈیسیجن کر دیتی کسی بھی چیز کا, اگر ریویو ریجیکٹ ہو جائے تو پھر اس دنیا میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا, اگلے جہاں نہیں مل سکتا ہے. تو یہ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ تھا. یہ کیوں لایا گیا تھا؟ کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس کے پاس ایک فریش رائٹ آف اپیل ہو, نیا بینچ اس کو سنے, وکیل نیا اس میں کر سکے, جو ریویو کی بندشیں ہیں ان سے آزاد ہو جائیں. ایک اچھی چیز تھی, اور یہ بار کا دیرینہ مطالبہ تھا عرصہ دراز سے, اس کو بھی پاؤں تلے رون دیا گیا. تو یہ آج موضوع کے حوالے سے میری چند معروضات تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ کل میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان بھی 21 اکتوبر کے لیے ہو گیا ہے, اور تمام وزراء یہاں پہ آنریبل موجود ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی,
तो केसेस का ज्यादा लोड यहीं पे होगा, तो आपसे मुलाकात भी रहेगी। और जो काला कोट है मियां तेरा वोट है, ये जो काला कोट है मियां तेरा वोट है। तो उनकी वापसी की तैयारी के हवाले से भी मैं चौधरी नसीर भुट्टा साहब से मुल्तमिस हूं कि वो पूरे पाकिस्तान से जो लॉयर्स की एक मूवमेंट है इस्तकबाल के लिए, उसके लिए भी एक कमेटी तश्कीलात दे दें और एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल इंशाल्लाह होगा इंशाअल्लाह। और इंसाफ हमेशा, हम तारीख इंसाफ की तरह नहीं है जिन्होंने इंसाफ को तारीख किया, हम हमेशा इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और हमारा हमेशा नस्बुल ऐन रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो ये मुझे पूरा यकीन है कि जितनी लॉयर्स फोरम की कंट्रीब्यूशन होगी किसी और फोरम या विंग की नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरशद जदून साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम, जनाब नसीर भुट्टा साहब, नवीद मलिक साहब, फजल रहमान न्याजी साहब, जनाब अकील अब्बासी साहब, जनाब अंसर बलोच साहब, मेरे सारे यहाँ पे जो हमायदीन मौजूद हैं, खालिद खान साहब मौजूद हैं और उस्मान घुमन साहब, मियाँ फैसल साहब, लाहौर से रफाकर डोगर साहब आए हैं, राजा खुरम साहब आए हैं, मैं अगर किसी का नाम मिस करके राना सर बुलंद खान साहब नजर आ रहे हैं, मुस्तनसर गोंदल साहब वजीराबाद से एक डेलीगेशन लेके आए हैं, डस्का से एक बहुत बड़ा वफ्द जो है वो यहाँ शरीक हुआ है, मैडम शाइस्ता यहाँ मौजूद हैं, तैयबा साहिबा मुझे कह रही मेरा नाम आपने नहीं लिया, तो मैं अगर कोई नाम मिस कर जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैं आज चाहता था कि कुछ बातें खुल के हो जाएं और वो हो जानी चाहिए, तो वो जरूरी थी। वो कहते हैं ना कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। इसके अगला शेर थोड़ा सा वो हज़फ कर दूंगा क्योंकि वो ये है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को डर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत